नोएडा अपने अफोर्डेबल लिविंग के लिए जाना जाता है और जिस तरह से बारिशी की बात हो रही थी, बेहतरीन उदाहरण था कि वहाँ पर इस बार इस तरह से जल जमाव नहीं हुआ। तो जो प्लानिंग हुई है 1976 में बना, नोएडा जो बना 1976 में एक तरह से बना और बहुत वेल प्लान्ड लेड आउट रहा। क्या उसी का कारण आप मानते कि ग्लोबल वार्मिंग का असर वहाँ पे हुआ या नहीं हुआ? निधि जी, मैं तो ये कहूँगा कि नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और जिस ऑफिस से मैं आता हूँ, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये तीनों औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्लानिंग के तहत बने हैं और पूरा नियोजन जो है इस पूरी 3 सिटीज़ का, और आप एनसीआर क्षेत्र में देखें, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अंतर्गत हमारा एरिया आता है, तो पूरा विकास जो है वो सुनियोजित तरीके से हो रहा है। तो शायद यही एक मुख्य कारण है कि जो भी सिविक कम्युनिटीज़ है, और उत्तर प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में तीनों अथॉरिटीज़ में बड़ा समन्वय है। तो जितनी सिविक कम्युनिटीज़ हैं और जो भी वाटर लॉगिंग से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, और बाकी जैसा अभी मनीष जी कह रहे थे, हमने बाकी नगरों से भी सीखा है। तो हमारी जो टाउन प्लानिंग है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आगामी भविष्य के लिए बनाया गया है। इसीलिए नोएडा के अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे और लोगों का आकर्षण भी है। अभी हाल में लखनऊ में फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, और अभी हाल में ही इस महीने के अंदर ही आप देखिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ है, और साथ में मोटो जीपी भारत हमारे यमुना एक्सप्रेस क्षेत्र के अंदर हुआ है। तो लाखों निवेशकों के द्वारा और लाखों नागरिकों के द्वारा इसमें प्रतिभाग भी किया जा रहा है और आकर्षण का केंद्र बन रहा है। आकर्षण का केंद्र बनने का कारण ये है कि मुख्य जो सुविधाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, इंटरवेंशन के साथ, कनेक्टिविटी के साथ इन तीनों प्राधिकारों के अंदर जनपद गौतम बुद्ध नगर के अंदर दी जा रही है, और वो सुविधाएं हम नागरिकों को भी दे रहे हैं। सिविक एमिनिटीज़ में जैसे आपने बताया, वाटर लॉगिंग से हम लोग बचे रहे, ये तीनों अथॉरिटीज़ के गवर्नेंस का एक मॉडल है, और आने वाले समय में भी हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में तीनों अथॉरिटीज़ के अंदर समन्वय है, और हम निश्चित रूप से आने वाले समय में यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी आपको एक अलग ही दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ आ रहा है, तो कनेक्टिविटी हमारी मेट्रो के साथ, रोड के साथ, सभी से हमारा समन्वय है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ तो नहीं आएंगी, और आएंगी तो उसके लिए हम मुस्तैद हैं, तैयार हैं। बिल्कुल, मेरे कुलीग बता रहे थे एयरपोर्ट को कोड भी मिल गया है DXN, अब फ्लाइट भी 24 अक्टूबर को आ जाएगी। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आयटा ने जो है DXN कोड जो है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी दिया है। अभी हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय हैं नागरिक उड्डयन के SP गोयल साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो आने वाले समय में 2024 के तक उम्मीद है कि पहला फेज़ हमारा तैयार हो जाएगा, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या जिसे हम सामान्य भाषा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं, उसके आसपास यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा क्लस्टर बेसिस पे सेक्टर्स बनाए जा रहे हैं, और बहुत सारे निवेशकों ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान भी MOU साइन किए हैं, और वर्तमान में भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज और तकनीक के साथ हम विकास, ग्रीनरी, इट इज़ द फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरवे, तो दोनों चीज़ों का समन्वय के साथ हम लोग काम करें। रेजिडेंशियल एरिया में भी मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि अभी हाल में ही हमने यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने मध्यम वर्गीय परिवारों के विशेषकर ध्यान रखते हुए 26,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमने स्कीम निकाली हुई है, और 18 अक्टूबर को उसका ड्रॉ फ्लॉट्स निकलेगा। जबकि बाकी अगर आप औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में या बाकी जगह देखेंगे तो उसमें कई बार ऑक्शन के थ्रू किया जाता है, तो ऑक्शन के माध्यम से कई बार मध्यम वर्गीय परिवारों को वो फ्लैट्स या वो प्लॉट्स नहीं मिल पाते हैं। तो हम लोग मध्यम वर्गीय परिवारों का भी ध्यान रख रहे हैं और आने वाले समय का भी ध्यान रख रहे हैं।